हमारी गेस्ट स्पीकर है लुबना कमाल। मैं इनका छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। डॉक्टर लुबना कमल एक होम्योपैथिक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने अपनी टीम के साथ पूरे भारत और विदेशों में रीनल फेलियर से पीड़ित 20,000 से अधिक रोगियों का इलाज किया है, जिसके लिए उन्हें इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा सम्मानित किया गया है। 2011 में लीगा के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उनका शोध पत्र रिसर्च पेपर ट्रीटमेंट ऑफ रीनल फेलियर विद होम्योपैथी दुनिया भर में एकमात्र था। स्टेट JLN होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में और अपने एनजीओ के माध्यम से वह रीनल फेलियर के बारे में जागरूकता पैदा करने और इसकी मुफ्त जांच के लिए काम कर रही हैं। कोविड के दौरान उन्होंने यूजी छात्रों को होम्योपैथी के कई रोगियों की मदद करने के लिए सलाह दी, जिसके लिए उन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा सम्मानित भी किया गया है। वह एक योग्य प्राणिक हीलर, एक ड्रीम एनालिटिक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजर्स, रिलेशनशिप कोच, टीवी डिबेटर, पत्रकार, संपादक, लेखिका, जेंडर एक्टिविस्ट, पीस एक्टिविस्ट, पब्लिक स्पीकर, सोशल एक्टिविस्ट कार्य है और अपने रोगियों को समग्र रूप से ठीक करने के लिए अपने कौशल का उपयोग करती हैं। आज उनका विषय है विश्व स्वास्थ्य संगठन के आलोक में जीवन स्तर और होम्योपैथी। सो मैम, आपका APH मंच पे दोबारा फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीपमाला जी, और सभी को मेरा प्रणाम, गुड इवनिंग, सलाम, और सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एडमिन से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ी देर के लिए सबको अनम्यूट कर दें, क्योंकि ये थोड़ा सा शुरुआत में अभी इंटरैक्टिव सेशन रहेगा। मैं कुछ जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनसे मैं कुछ सवाल पूछूंगी, तो प्लीज सबको अनम्यूट कर दीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि ये WHO QOL है क्या। WHO तो सभी लोग जानते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। QOL क्या है? कोई इसके बारे में कुछ बताना चाहेगा क्या आप में से? QOL का मतलब है क्वालिटी ऑफ लाइफ, और WHO QOL असेसमेंट का के बारे में ये आज का सेशन है। और इससे पहले कि और आगे बढ़ें, एक सवाल मैं सबसे पूछना चाहूंगी कि आज आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं इस समय। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और मतलब इसको आगे बढ़ाने के लिए इस सेशन को ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप में से कोई जवाब देना चाहे तो अभी आप इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं, या आज कैसा महसूस कर रहे हैं? डॉक्टर दीपमाला जी, आप बताएं। स्ट्रेसफुल लाइफ जी वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ है। नहीं, समझ में नहीं आ रहा मुझे, इट्स नॉट वेरी क्लियर। लाइफ बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल है। अच्छा, स्ट्रेसफुल है, ओके, नहीं, ठीक है। हम तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ग्रेट ग्रेट, ऐसा लग रहा, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमेशा ही अच्छे महसूस करते हैं, बहुत अच्छी गलत बात, महसूस करते ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है। तो हमारा सिद्धांत है अच्छा महसूस करना। हम हैं अमर निरोग है, सर्वशक्तिमान है, सुंदर जुआ बलवान है, धनवान है भगवान। और कोई धन्यवाद। बताना चाहेगा? डॉक्टर कल्याण स्वरूप, आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, आपके सही आए हैं। ठीक ठीक। बाकी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं कुछ वो बताना चाहेंगे, वो अभी कैसा महसूस कर रहे हैं, या आज के दिन वो कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा, आज के दिन आपने क्वेश्चन पूछा अभी क्या महसूस कर रहे हैं, तो मैंने उस पर रिप्लाई किया। एक चैट में आया है कलरफुल टुडे कलरफुल लाइफ। एक्चुअली आज होली है नहीं, इसलिए। ओके ग्रेट। चलिए, तो ये जो सेशन है क्वालिटी ऑफ लाइफ असेसमेंट का, ये एक्चुअली उसी के बारे में है कि बीमारी के बावजूद भी, या आपकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी है, फिजिकल स्थिति कैसी है, मतलब शारीरिक मानसिक सबके बावजूद आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ये उसके बारे में है। और इस क्वेश्चनेयर की, मतलब इसमें एक आगे जाकर के शेयर होगा कि इसमें एक क्वेश्चनेयर होता है जो कि पेशेंट को बताया जाता है, उससे पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो असेस होता है। और हम लोगों के लिए मतलब ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि हम होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, आगे अभी हम बात करेंगे इस बारे में कि होम्योपैथी में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो आपकी जो भी आपके आसपास की चीजें हो रही हैं उसके बावजूद आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ये उसके बारे में है। और इसका इंडिया से बहुत बड़ा जुड़ाव है। आप लोगों को, आपने से शायद कुछ लोग जानते होंगे कि जो इंडिया है वो डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। 1980s में ये पाया गया कि जो इंडिया है वो वहां पे डायबिटीज के, मधुमेह के जो पेशेंट हैं वो सबसे ज्यादा हैं। तो जबकि मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत हो गई थी, कंट्री बहुत मतलब प्रोग्रेस कर चुकी थी, तो भी डायबिटीज के केसेस को जब इतना ज्यादा पाया गया यहाँ पे, तो फिर WHO ने इसके ऊपर शोध किया कि ऐसा क्यों है कि इंडिया में इतने ज्यादा पेशेंट्स जो है वो पाए जाते हैं। तो फिर ये पाया गया कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है या उसके प्रति जो सेटिस्फैक्शन है वो इंडिया में जो इंडियंस हैं, भारतीय जो लोग हैं, उनके अंदर कम है। तो फिर धीरे धीरे करके तब से एक क्वेश्चनर डेवलप हुआ। ये क्वेश्चनर जो था वो पहले उसमें 100 क्वेश्चंस हुआ करते थे, बट अभी कम है क्वेश्चंस। अब WHO QL ब्रीफ उसको बोलते हैं। सो ये आज का जो सेशन है ये उसी के बारे में है। ओके, तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी ऑफ लाइफ असेसमेंट। और क्वालिटी ऑफ लाइफ के इसमें जैसे कि दिया हुआ है कि उसमें फिजिकल भी चीजें होती हैं, साइकोलॉजिकल है, सोशल है, एनवायरमेंटल है, सारी चीजें उसमें मिला जुला करके सारी चीजों का ये निचोड़ होता है। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं? सबसे पहला तो हेल्थ और वेलबींग ही है। हेल्थ, अब ये सब जो भी डिस्कशन अभी हो रहा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा उसका आउटलाइन देना, बहुत ज्यादा मैं उसमें अंदर नहीं जाऊंगी, बट थोड़ा उसका आउटलाइन आप लोगों को सबको मालूम होना जरूरी है, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ में जैसा कि हम देख रहे हैं स्क्रीन पर कि हेल्थ और वेलबींग जो है वो सबसे ज्यादा ऊपर है, होती है कि अगर जान है तो जहान है, और अगर सेहत नहीं सही है तो जाहिर है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मीनिंग एंड पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो इसमें जो है आपका सारी जो पर्सनल ग्रोथ है, जो भी सॉरी चीजें। टू इंटरप्ट यू मैम, आपके स्लाइड शेयर नहीं हो रहे हैं, मतलब स्लाइड से मूव नहीं कर रहे हैं। स्लाइड मूव नहीं कर रहा है? यस। तो कैसे होगा मूव ये? किस तरह से इसको कर सकते हैं मूव? क्योंकि स्लाइड अगर नहीं होगा ना तो फिर समझ में नहीं आएगा कुछ भी। हाँ, स्लाइड्स आपके कोई भी मूव्स नहीं हुए हैं। फोन लेगा। तो कैसे इसको किया जाएगा? दोबारा से लोड कीजिए। देखो फोन आया था किसी का, 1 मिनट। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ दोबारा से लोड करने का। हमारे में सारा मूव हो रहा है। नहीं, अभी भी नहीं। अच्छा, ठीक है। आप स्लाइड शो कर दीजिए, उसके बाद वो ऑटोमेटिक क्लिक करेंगी तो नेक्स्ट नेक्स्ट होता जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं दोबारा से कर रही हूँ। मैंने स्टॉप कर दिया है, मैं दोबारा से कर रही हूँ। अभी आ रहा है? हाँ, अभी आ। अच्छा, देखिएगा कि नेक्स्ट आ रहा है कि नहीं। अभी आ रहा है? हाँ, अभी आ रहा है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। सो हेल्थ और वेलबींग बात हो चुकी है कि सेहत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दरवाजा बंद करो। मीनिंग एंड पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें आप क्या सीख रहे हैं, कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद इमोशनल वेलबींग, ये होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पहला सिम्टम पेशेंट बताता है वो यही बताता है कि हम अच्छा फील कर रहे हैं। एक केस मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूंगी इमोशनल वेलबींग से रिलेटेड। एक हमारी कजिन थी, और तब मैं इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में जो है, सॉरी, लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक कॉलेज में पढ़ रही थी। तो
वहां पर उसका भी एडमिशन हो गया था BUMS में, और वहां पर आकर के वो हमारे घर में स्टे कर रही थी, और उसको बहुत तेज फीवर आ गया और उसके एग्जाम्स चल रहे थे उस दौरान। तो पैरासिटामोल भी खा ली और सब कुछ खा लिया, और उसके बावजूद भी उसका फीवर कम नहीं हो रहा था, 104 से 102 आ गया, एंड देयर वाज नो कॉज फॉर फीवर, कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद उसकी मम्मी ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप कुछ दवाई दो, तब मैं स्टूडेंट थी 4th ईयर की प्रोबेबली। तो हमने जो है उसको सिम्टम्स वगैरह देखे, और हमने यूपिटोरियम पर्क उसको 200 में 1 डोज दिया, जो भी हमको सिम्टम्स उस समय लगे। तो फिर मैंने 15 मिनट के बाद जाकर के पूछा कि तुम्हें कुछ क्या रिलीफ लग रहा है, कुछ आराम लग रहा है? तो उसने कहा कि फीवर में तो कोई कमी नहीं लग रही, बट हम अंदर से अच्छा फील कर रहे हैं। तो वो इमोशनल वेलबींग होती है, और होम्योपैथी में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि डिस्पाइट होम्योपैथिक एग्रीवेशन, डिस्पाइट मेडिसिनल एग्रीवेशन, पेशेंट जो है अच्छा फील करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप्स हैं, कि आपके आसपास की जो लोग हैं आपसे, जो बिल्कुल जो जुड़े हुए लोग हैं, इमीडिएट जो फैमिली है आपकी, वो लोग, उनकी हेल्थ कैसी है, उनकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, और उनकी मेंटल हेल्थ कैसी है क्योंकि ये भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी अपनी हेल्थ को बनाए रखने में। उसके अलावा वर्क लाइफ बैलेंस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो काम ही करते चले जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ हॉलीडेज पर ही रहते हैं, काम उनका निगलेक्ट होता है। बट इन दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए है, बहुत ज्यादा काम भी ना हो और बहुत ज्यादा छुट्टी भी ना हो। कनेक्शन विद नेचर, आपके आसपास अगर बहुत ज्यादा गंदगी है, पेड़ नहीं है, धुआं है, जैसे कि दिल्ली में है, पोल्यूशन है, तो भी आप हेल्थ मेंटेन नहीं कर सकते हैं। दिल्ली में भी हमारी क्लिनिक है, और हमारी क्लिनिक पटना में भी थी, और पटना में भी जो लोग आते थे वो बिहार के छोटी छोटी जगहों से भी बहुत ज्यादा आते थे। और मैं पहले भी किसी वेबिनार में ये डिस्कस कर चुकी हूँ कि दिल्ली के पेशेंट जो हैं वो ज्यादा पैसा देते हैं और ठीक नहीं होते हैं, और बिहार के पेशेंट, मतलब मैंने देखा है कि मतलब किसी भी चीज की पुड़िया बना के दे दो तो भी उनको रिलीफ हो जाता है। वाई? बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद नेचर। वाई? बिकॉज ज्यादातर उसमें से पेशेंट्स मतलब ये बताते थे उनका, जैसे मैंने फिर लाइफस्टाइल का असेसमेंट किया तो पाया कि जमीन में बैठ करके खाते हैं, और जो मतलब अपने खेत का जो उग रही होती हैं चीजें वो सब ज्यादा खाते हैं, पानी अच्छा है, हवा अच्छी है, तो ये सारी चीजें उनको हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करती हैं। और एल्ट्रिज्म एंड कंट्रीब्यूशन, ये भी एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं या आप आसपास के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हेल्थ से रिलेटेड हैं। अभी ये होम्योपैथी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इस बारे में ये स्लाइड है, और इसमें 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि क्रॉनिक डिजीजेस हम लोगों के पास ज्यादा आती हैं, तो उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ का जो असेसमेंट होता है वो दरअसल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्रॉनिक डिजीजेस में मान लीजिए कि जैसे मैं रीनल फेलियर के पेशेंट्स को देखती हूँ, मैंने 100 पेशेंट्स देखे, और उसमें से हो सकता है कि 80 लोगों का क्रेटनिन जो है वो कम नहीं हुआ हो, या 80 लोगों का डायलिसिस बंद नहीं हुआ हो, केवल 20 लोगों में ही ऐसा हो पाया हो। मगर अगर हम इस क्वेश्चनेयर को यूज करेंगे, और ये जो स्ट्रेटजी है असेसमेंट की, अगर हम इसको यूज करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में एक कॉलेज में इस तरह का डायलिसिस के पेशेंट पे ये WHO QOL पर शोध ऑलरेडी चल रहा है, वो लोग काम कर रहे हैं, और दोहाले इंस्टीट्यूट में शायद है, और उनको बहुत ही अच्छे मतलब रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो इसलिए होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जो दवाई देते हैं, अगर हमने सिमिलमम दी है तो भले ही रिपोर्ट तुरंत ना इम्प्रूव हो या थोड़ा सा उसमें टाइम लगे, बट उसमें डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होती है, और ये बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकता है आपको आपकी रिसर्च स्टडीज में। और यही मैं बार बार कहती हूँ कि आप अगर 20 पेशेंट्स भी देख रहे हैं तो उसको पब्लिश करिए, और पब्लिश करने में ये जो WHO QOL है ये बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकता है। आपका जो रिसर्च पेपर है
वो अगर आप रिपोर्ट्स के साथ नहीं भी बना पा रहे हैं तो इस पे बेस करके आप एक बहुत ही अच्छी स्टडी पब्लिश कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है और किसी भी बीमारी में भी हो सकती है, स्पेशली क्रॉनिक डिजीजेस, जिसमें कि एलोपैथिक वाले जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो अच्छा कुछ नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ इन कैंसर सर्वाइवर्स, कैंसर के पेशेंट के लिए भी है ये और कैंसर सर्वाइवर्स के लिए भी है। जो लोग रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी इन सब में जाते हैं उनके लिए भी है, क्योंकि कीमोथेरेपी के बाद, जो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था कि आप कैसा फील कर रहे हैं, तो कीमोथेरेपी के बाद कोई भी पेशेंट अच्छा नहीं फील करता है, चाहे वो उसका कैंसर गायब हो गया हो, चाहे उसको डॉक्टर बता दे कि नहीं अभी तुम्हारी लाइफ को कोई खतरा नहीं है, बट पेशेंट बताता यही है कि हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, हम अच्छी तरह से जी नहीं पा रहे हैं, हमें जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन से इसमें बहुत 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 मदद मिलती है। कैंसर के भी केसेस में होती है, बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं कि जो कैंसर्स क्योर कर रहे हैं, कैंसर्स पे काम कर रहे हैं। और एक मेरा केस है, अब्रॉड का है, मैंने आज तक उनसे मतलब मैं मिली नहीं हूँ, लंग कैंसर, बहुत एडवांस्ड रादर लंग कैंसर का केस है, और उनको 1.5 साल हो गए हैं कैंसर हुआ था, और तब मना कर दिया गया था, डॉक्टर्स ने वापस भेज दिया था घर पे, और वो आज तक 1.5 साल हो गया है, आज तक जिंदा हैं, कभी एडमिट होने की उनको तब से जरूरत नहीं हुई है, और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई है वो आर्सेनिक सल्फेटम चल रही है, अभी तक चल रही है। एंड ही इज मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है कि कैंसर तो रिग्रेस हुआ है, बट पेशेंट जो है खा पी रहा है, चल फिर रहा है, सो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले के मुकाबले में अभी में बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। तीसरी बात जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ इन एल्डरली पॉपुलेशन, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है होम्योपैथिक डॉक्टर्स को डील करने के लिए, क्योंकि जितनी भी एल्डरलीज की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी तरह से डील किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है, बहुत हद तक इम्प्रूव भी किया जा सकता है, और बहुत सारे केसेस में क्योर भी किया जा सकता है। यहाँ पे दिया नहीं है, बट एल्डरलीज के साथ साथ बच्चों में भी ऐसा है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ बच्चों में है उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, उसमें कैसे स्टडीज की जाए, उसके लिए भी होम्योपैथी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन क्वालिटी ऑफ लाइफ इन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, ये जो है इसमें जैसे पेशेंट अगर आके आपको बता रहा है कि एंजाइटी है या उसको डिप्रेशन है, तो आप उसको कैसे असेस करेंगे, तो उसके लिए अलग अलग वैसे तो क्वेश्चनर्स होते हैं, बट ये एक जो क्वेश्चनर है WHO QOL का जो असेसमेंट क्वेश्चनर है, ये कहीं पर भी किसी भी कंट्री में, किसी भी बीमारी में, हर जगह ये काम करेगा, हर जगह ये आपको स्कोरिंग देगा, और अगर आप मतलब आपने उसको असेस सही से किया है तो बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे इसमें। ये अगेन फिजिकल हेल्थ की बात हो रही है, साइकोलॉजिकल वेलबींग की बात हो रही है, इसमें सोशल रिलेशनशिप्स जैसे कि अभी पहले बात हुई थी, तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये सारी की सारी आती हैं फिजिकल हेल्थ में। फिजिकल सिम्टम्स क्या हैं, फिजिकली पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें आएंगी। देन साइकोलॉजिकल वेलबींग, उसका विल कितना स्ट्रांग है, वो उसमें कॉन्फिडेंस कितना है, ये सारी चीजें इंटैक्ट होनी चाहिए हैं। देन सोशल रिलेशनशिप्स, अभी रिलेशनशिप्स की बात हुई थी, और अभी के लिए जो सोशल भी स्किल्स हैं, अभी आगे बात होगी उसकी, तो ये जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं हमारे आसपास का, वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं बीमारियों को। मेरे जो भी पेशेंट्स हैं CRF रीनल फेलियर के, उसमें बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से ग्रस्त होते हैं, और वो कहीं ना कहीं ये जाकर के बताते हैं कि हाँ ये चीज हुई, उसके बाद से ब्लड प्रेशर रहने लगा, ये फैमिली में इवेंट हुआ था, उसके बाद से डायबिटीज रहने लग गया। एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात हो चुकी है। मटीरियल वेलबींग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, किसी किसी के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कुछ लोगों के लिए मॉडरेशन में इंपॉर्टेंट होती है, और किसी किसी के लिए बिल्कुल भी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती। बट डेफिनेटली एक जो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हर इंसान, हर जो हमारे आसपास के जो भी लोग हैं वो डेफिनेटली इसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। पर्सनल फुलफिलमेंट, कि आपकी क्या गोल्स हैं, आपकी क्या एम्बिशन है, आप उसको पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीजें होती हैं। देन ये जो है ये स्किल्स हैं जो हमारे पास होती हैं जिससे कि हम
क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। टेक्निकल स्किल्स, जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे ट्रेनिंग मिली है पेशेंट्स को ठीक करने के लिए। कुछ जो होते हैं वो सर्जन्स हैं, किसी को सर्जरी की ट्रेनिंग है, कि कोई मैकेनिक है उसके पास गाड़ी ठीक करने की ट्रेनिंग है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये टेक्निकल स्किल्स में आती हैं, ये हम अक्वायर करते हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। देन कुछ सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, अगेन इसमें भी बहुत सारी स्किल्स इंक्लूडेड हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन है, टीम वर्क है, कि हम एक ग्रुप को लेकर के कैसे अच्छा काम कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉफ्ट स्किल्स का हिस्सा होती है, लीडरशिप है, ये सारी चीजें। तो ये भी स्किल्स जो है वो टाइम टू टाइम हम अक्वायर करते हैं ओवर द टाइम, ओवर द लाइफ, जिससे कि हमारी लाइफ जो है वो बेहतर होती है, हमारी अर्निंग बेटर हो सकती है, हम जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छा हो सकता है। देन कॉग्निटिव स्किल्स, ये भी हम धीरे धीरे करके इसको अक्वायर करते हैं। और अभी तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं कि जिसमें एनालिटिकल जो थिंकिंग है, लॉजिक है, रीजनिंग है, मेमोरी है, इन सारी चीजों का असेसमेंट होता है, टेस्ट होता है। और इन सारी चीजों को हमें एग्जाम्स के लिए मतलब सीखना पड़ता है। या बहुत सारे हियरार्की जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में, कि एक आप अभी इस लेवल पर हैं, आपको नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए ये सारी स्किल्स, स्पेशली कॉग्निटिव स्किल्स जो हैं वो अक्वायर करनी होंगी। देन कम्युनिकेशन स्किल्स, हम बातचीत कैसे कर रहे हैं, हम प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं, हम अपनी बात किस तरह से किसी को समझा पा रहे हैं। सोशल एंड इमोशनल स्किल्स, इमोशनल स्किल्स का मतलब ये कि हम एंग्शियस हैं तो हम उसको कैसे कंटेन कर रहे हैं। हम गुस्सा हैं तो ये नहीं कि हमने ऑफिस में आया तो हम चीजों को हमने उठा करके फेंक दिया, तोड़ फोड़ कर दिया, नहीं, हम उस एंगर को कंटेन कैसे करेंगे। सोशल स्किल्स, हम अपने आसपास के लोगों से कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, ना ही हमें जैसे कि मतलब बहुत इंट्रोवर्ट भी अगर हैं तो हो सकता है कि वो भी हमारे अगेंस्ट काम करे। हम अगर अच्छे से घुल मिल नहीं रहे हैं आसपास से, या जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं कि जिनके अंदर सोशल स्किल्स बहुत लैकिंग होती हैं, वो पेशेंट से अच्छे से बात ही नहीं करते हैं। पेशेंट ने जो वो बोला वो सुन लिया और मोनोसिलेबल्स में आंसर दिया, हाँ ना, हूँ हाँ, बस। तो मतलब उनकी सक्सेस जो है वो इसकी वजह से बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। कई बार पेशेंट्स आके बताते हैं कि वो तो डॉक्टर ठीक से बात ही नहीं करते हैं। तो होम्योपैथिक डॉक्टर्स में कम से कम ये स्किल बहुत ज्यादा अच्छे से होना चाहिए है। मगर ये स्किल्स का या जो अभी आगे की स्किल्स हैं, लाइफ स्किल्स, उनके बारे में बात हम तभी कर सकते हैं कि जब हमको मालूम हो कि कोई पेशेंट या हम किस स्टेज पर हैं। 4 इसमें स्टेजेस लिखी हुई हैं। एक सर्वाइवल स्टेज है जो सबसे पहली है, स्टेबिलिटी स्टेज, अचीवमेंट स्टेज एंड ट्रांसेंडेंस स्टेज। तो सर्वाइवल स्टेज जो होती है वो रोटी कपड़ा और मकान पर बेस्ड होती है, कि जो भी इंसान है वो सिर्फ उसके बारे में सोच रहा है, उसको आगे का कुछ नहीं देखना है, उसको आज की रोटी जुटानी है, उसको आज का कपड़ा जुटाना है और उसको इस महीने का किराया देना है, बस। उसको अगले महीने का कुछ भी नहीं पता है। अब ऐसे पेशेंट को अगर आप बहुत आगे का समझाने लग जाएंगे, बहुत आगे की बातें बताने लग जाएंगे या उससे डिस्कस भी करने लग जाएंगे ना, तो उसको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो सर्वाइवल स्टेज में है, वो सिर्फ 24 घंटे के लिए या महीने भर के लिए सोच रहा है। देन जो स्टेबिलिटी वाली स्टेज है वो उसमें उसने रोटी कपड़ा और मकान का मतलब जुगाड़ हो गया है और अभी उसको आगे देखना है। मतलब अभी वो अपने उसमें स्टेबल है, उसको मालूम है कि रोटी कपड़ा और मकान हर महीने कहाँ से आना है और कैसे आ जाना है। तो ये थोड़ा सा इवॉल्व स्टेज है। इसमें मतलब और ज्यादा चीजें जो है वो पेशेंट से पूछी जा सकती हैं और चीजों के बारे में उससे बात की जा सकती है। तीसरी जो स्टेज है अचीवमेंट स्टेज है, कि मतलब आप जो चाहते हैं वो आप अचीव कर चुके हैं। तो वो एक स्टेबिलिटी से ज्यादा मतलब एक स्टेप ऊपर की स्टेज है। उसके बाद जो ट्रांसेंडेंस स्टेज है उसमें ये होता है, अचीवमेंट वाली स्टेज में तो आप खुद अपने लिए कर रहे हैं और अपनी जो इमीडिएट फैमिली है उसके लिए कर रहे हैं।
बट जो चौथी स्टेज है उसमें आपको सोसाइटी की भी फिक्र होती है कि हाँ, हम सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, हमने सोसाइटी के लिए क्या किया, या हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना है, हमें देश समाज के लिए करना है। जो लोग सीधे इस स्टेज में पहुंच जाते हैं वो एक्चुअली उस स्टेज में नहीं होते हैं। तो जो भी हमारा जो मेंटल या फिजिकल जो स्टेज बदलता है वो इसी ऑर्डर में बदल सकता है कि पहले हम अपना सर्वाइवल का वो कर लें, उसके बाद उसमें स्टेबल हो जाएं, उसके बाद हम अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो जाएं, उसके बाद ही हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। तो ये जो हैं ये सारी की सारी लाइफ स्किल्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और जापान में जो बच्चे होते हैं उनको एक्चुअली पहले ये स्किल्स दी जाती हैं, उनको पढ़ाई लिखाई पर और ग्रेड्स पर और पास होने पर बहुत ज्यादा उस पर जोर नहीं होता है, वहां पे हर बच्चा पास हो जाता है। बट इन जापान दे मेक श्योर कि उनके अंदर ये स्किल्स आनी चाहिए हैं। अब उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है लाइफ स्किल वो कम्युनिकेशन स्किल है कि आप कैसे अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं और दूसरा उसको किस तरह से समझ रहा है। अगर उसमें कोई लैक्यूना है, गैप है, तो आप उसको इम्प्रूव करिए। दूसरी जो चीज है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है कि आपकी थिंकिंग जो है इसीलिए मतलब यहाँ पर जो करिकुलम है इंडिया में जो कुछ भी अभी वो हो रहा है वो लर्निंग पे ज्यादा होता है, मेमोराइजिंग पे ज्यादा होता है, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए नहीं होता है। बट बहुत सारी कंट्रीज हैं ऐसी अब्रॉड जिनमें कि ऐसा बहुत ज्यादा इस पे जोर दिया जा रहा है कि क्रिएटिविटी किसी के अंदर, जैसे कि पेशेंट्स आते हैं तो हम उनसे सबसे पूछते हैं कि आपकी हॉबीज क्या हैं। तो बहुत सारे पेशेंट्स की एक दो हॉबीज होती हैं, पढ़ना, और पढ़ने में भी क्या, न्यूज़पेपर पढ़ना। और दूसरी हॉबी ज्यादा से ज्यादा हो गई कि कार चला रहे हैं तो रेडियो सुन लेना या म्यूजिक सुन लेना, दैट्स इट। तो उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को आइडेंटिफाई ही नहीं किया है, उनको आइडिया ही नहीं होता है। एंड बिलीव मी बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं कि हमारे कि जिनको कि ये सोचने के लिए मजबूर किया कि नहीं अगली बार आप आएंगे तो 10 हॉबीज अपनी लिख करके लेकर के आएंगे कि आपके अंदर आपको क्या अच्छा लगता है या आपको लगता है कि हमने ये नहीं किया और अब हमें ये करना चाहिए, ये हमें करके देखना चाहिए है। सो ये सारी चीजें जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में आती हैं एंड दे आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बारे में बात हो चुकी है। इमोशनल रेगुलेशन कि हम बहुत ज्यादा कोई इमोशन में हैं तो हम उसको बहुत अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, उसको मैनेज कैसे करें। देन रेजिलियंस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्रोबेबली ये आज के लिए सबके लिए, स्टूडेंट्स हो, प्रोफेशनल्स हो, कोई भी हो, सबके लिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज कोविड में बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स थे जो कि बहुत सक्सेसफुल थे, ऑल ऑफ अ सडन शट डाउन हो गया तो वो उस स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाए। और बहुत लोगों ने, बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों ने, आईआईटीएंस ने, आईआईएम में जो लोग थे जिन्होंने आईआईएम से ग्रेजुएट किया था उन लोगों ने सुसाइड किया। सो रेजिलियंस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है वो एक स्किल ऐसी है कि जो अक्वायर की जानी चाहिए। देन टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, अगेन दिस आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी, इस पर भी वैसे तो ये सारी चीजें लाइफ स्किल में हम लोगों को कॉलेज लेवल तक सिखा दी जानी चाहिए हैं, बट जहाँ पे नहीं भी होता है क्योंकि हमारे यहाँ के करिकुलम में ऐसा नहीं है तो ये जो है इन पर चैप्टर्स और इन पर किताबें होती हैं और इन पे टेस्ट वगैरह होते हैं बहुत सारे यूजी और पीजी कोर्सेज में। देन इंटरपर्सनल एंड सोशल स्किल्स, आपको बोलना बहुत अच्छा आता है मगर आपको सुनना नहीं आता है, या आपकी हर बात को आर्ग्यूमेंट में चला जाता है, आप आर्ग्यू करने लग जाते हैं, सो आपके अंदर सोशल स्किल्स की कमी है। तो ये जो पॉइंट है ये अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, किसी के पास बहुत सारे पैसे हो रहे हैं आज के दिन में, किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें उसके अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी है वो इम्पोर्टेंट है कि उसको उस पैसे का किस तरह से यूटिलाइजेशन करना है, कैसे उस पैसे को रिसाइकिल करना है, कैसे उस पैसे को इन्वेस्ट करना है, कैसे
लोन से बचना है कि यार लोन्स को हमें किस तरह से रीपेमेंट करना है। अगेन ये सारी चीजें हमने कोविड में देखी, और कोविड में भी इस पूरे जो क्वेश्चनर था इसका बहुत ज्यादा यूज हुआ है। देन सेल्फ केयर एंड वेलबींग। सेल्फ केयर अगर निग्लेक्ट करके कोई समाज के लिए बहुत कुछ कर रहा है तो दैट पर्सन इज नॉट, आई मीन दैट पर्सन इज डेफिनेटली सिक, क्योंकि अपना जो अपना केयर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले आप ठीक हो तब आप आसपास के किसी को भी ठीक कर सकते हैं। देन डिजिटल लिटरेसी, ये भी एक स्किल है आजकल के लिए तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ बीएचएमएस करने से मतलब मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी होता है, बाद में आपको ये सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं, पीपीटी कैसे बनाना है, उसको कैसे प्रेजेंट करना है। सो ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें हैं कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्लियर गोल्स हैं, कि आपके गोल्स जो हैं वो डिफाइंड होने चाहिए हैं। आपको अपने बारे में एटलीस्ट मालूम होना चाहिए कि आपको अगले 1 साल में क्या करना है, 5 साल में क्या करना है, या अगले 10 साल में क्या करना है। देन दूसरा जो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक्टिव प्रैक्टिस का है, कि आपने कोई स्किल अक्वायर करी और उसको उसके बाद उसको कितना आपने प्रैक्टिस किया और कैसे उसको आपने अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया। जैसे कि अभी मैडम पढ़ रही थी तो मेरी कुछ चीजों के बारे में कई सारी चीजें वो पढ़ रही थी, तो मैंने ड्रीम एनालिसिस का कोर्स किया हुआ है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी किया हुआ है। ये सारी चीजें मैंने कोविड में 2 साल जो हम घर में रहे, बहुत बाहर एक्टिव नहीं रहे, उस दौरान जो भी चीजें थी जो कि मैं सीख सकती थी मैंने उसको कोशिश किया सीखने की, और उसमें फिर उसके बाद इसको अप्लाई करने की, कि हम अपने पेशेंट्स के बेटरमेंट के लिए उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं विद प्रैक्टिस। देन कंटिन्यूअस लर्निंग, ये लगभग वही बात है कि हमें कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए है। और डॉक्टर सानी के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी, मैं उनको देखती हूँ एंड आई एम अमेज्ड, लाइक सब बहुत सीनियर हैं एंड द वे वो जिस तरह से सब कुछ करते हैं, जो एनर्जी है उनकी, दैट इज वेरी कंटेजियस आई वुड से, कि उन मतलब उनकी जो कंटिन्यूअस लर्निंग है उससे मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर होती हूँ। देन फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन। फीडबैक आपका जरूरी है, जो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसका लोग मतलब उसको कि आप अपनी प्रोग्रेस समझ रहे होंगे, बट हो सकता है कि सामने वाला नहीं समझ रहा हो, सामने वाले को लग रहा हो कि नहीं ये चीज ठीक नहीं है, तो आप उसको कैसे लेते हैं, उसका क्या फीडबैक आपको मतलब कितना अफेक्ट करता है। देन परसिस्टेंस एंड रेजिलियंस। परसिस्टेंस का मतलब आपको फेलियर्स कितने ज्यादा परेशान करते हैं, आप कितना जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं और कितनी जल्दी आपको आप बाउंस बैक करके आगे बढ़ते हैं। देन ये जो है ये WHO QOL के पैरामीटर्स हैं कि किन किन चीजों को ये क्वेश्चनर जो है वो असेस करता है। तो फिजिकल हेल्थ को असेस करता है। फिजिकल हेल्थ में ये सारी चीजें आती हैं कि एनर्जी कैसी है, पेन आपका कैसा है, स्लीप, मोबिलिटी, ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। एंड अब मेरा ये परमानेंट क्वेश्चन होता है पेशेंट से कि आपका एनर्जी लेवल कैसा है। स्पेशली रीनल फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं या लिवर सिरोसिस के, कैंसर्स के जो पेशेंट्स आते हैं, तो वो बहुत ही डिप्रेसिव स्टेज में आते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, जगह जगह से उन्होंने धक्का खाया होता है, तो वो उनकी एनर्जी जो है वो बहुत डाउन हो चुकी होती है, उनको लगता है कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। एंड बिलीव मी 15 डेज के बाद या 1 महीने के बाद अगर आपकी दवाई सही है तो डेफिनेटली पेशेंट बताता है कि हाँ क्रेटिनिन तो बढ़ गया है या यूरिन नहीं इंप्रूव हुआ है, मगर मेरा एनर्जी लेवल बेटर है, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चनर। देन साइकोलॉजिकल हेल्थ। साइकोलॉजिकल हेल्थ में सारी ही चीजें हैं, और स्पेशली स्पिरिचुअलिटी, आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स कैसी हैं, ये सारी चीजें जो है वो साइकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में है। देन एनवायरमेंटल और सोशल रिलेशनशिप्स, इसके बारे में बात हो चुकी है। सो ये सारी की सारी चीजें WHO QOL जो असेसमेंट है, जो क्वेश्चनर है, उसमें ये सारी चीजें असेस होती हैं कि किसी भी पेशेंट का जो सोशल रिलेशनशिप है
वो कैसी है, कल कैसी थी, और आप अगर 2 महीने के बाद उसको फॉलो अप लेंगे क्वेश्चनेयर के हिसाब से तो अब कैसा है। तो उसमें नंबर्स और ग्रेडिंग्स होते हैं, उनके हिसाब से आप बता सकते हैं कि मतलब आप एक रिसर्च पेपर बना रहे हैं तो उसमें आप बता सकते हैं कि हाँ पहले ये बहुत ही पुअर ग्रेड था, अभी ये अच्छे ग्रेड में आ गया है। तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि हमारे पास हो सकता है कि रिपोर्ट्स ना हो, हमारे पास हो, कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट को स्टोन निकल जाता है किडनी से, और पेशेंट जो है वो फॉलो अप के लिए अल्ट्रासाउंड नहीं करवाते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, हम कहते हैं कि 1 महीने के बाद करवा के लाइए KFT या LFT की रिपोर्ट, बट वो नहीं कराते हैं, वो अपनी मर्जी से कराते हैं। अगर वो ठीक है तो वो 2 महीने 3 महीने तक नहीं कराएंगे, बट अगर वो ठीक नहीं है तो हो सकता है 15 दिन पर करा ले। तो हमारी जो स्टडीज होती हैं, रिसर्च स्टडीज जो होती हैं, वो बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक और बहुत सिस्टमैटिक नहीं हो पाता है, क्योंकि या तो फिर हम अपनी पॉकेट से खर्चा करके करें, और नहीं तो फिर ये कि पेशेंट के ऊपर हमें डिपेंड होना पड़ेगा। सो जो इसके जो ये है, मतलब इसमें बस 2 शीट 3 शीट पेपर का लगता है, बाकी ये आपको बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट्स देगा। तो कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट होता है जिसमें कि फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, एनवायरमेंटल, वर्ल्ड ओवर आपका डेटा जो है वो माना जाएगा, और उसमें ये सारी चीजें जो हैं वो इंक्लूडेड होती हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि स्टैंडर्डाइज जो है वो मेजरमेंट है, मतलब ये साइंटिफिक है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ उसमें लिख दिया, आपने किसी क्वेश्चन का आंसर कुछ लिख दिया, कोई और कनाडा में है उसने कुछ और लिख दिया, देन मिडिल ईस्ट में है कुछ और, नहीं, सबके लिए एक जैसा है और बिल्कुल स्टैंडर्डाइज है। और जो भी इसमें क्वेश्चंस हैं वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक ही जैसे हैं, और उनसे एक ही जैसा जो है वो जवाब मिलेगा। कोई नाइजीरिया में है तो भी उसका जवाब जो है वो उस जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं उसी के बीच में होगा। जो कि आगे का पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्रॉस कल्चरल एप्लीकेबिलिटी। जैसे हमारे बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं उनके पेशेंट्स जो हैं वो वर्ल्ड ओवर हैं, कोई 50 कंट्रीज के पेशेंट्स को कंसल्ट कर रहा है, कोई 100 कंट्रीज के पेशेंट्स को कर रहा है। तो दिस इज अ वेरी रिलायबल टूल बिकॉज इसकी क्रॉस कल्चरल एप्लीकेबिलिटी है। आप कहीं भी किसी भी पेशेंट किसी भी कंट्री के पेशेंट से जो है इसको वो कर सकते हैं, असेस करवा सकते हैं। देन पेशेंट सेंटर्ड केयर, तो पेशेंट के बारे में ही है सारा कुछ। ये इंस्ट्रूमेंट जो है इट इज पेशेंट सेंट्रिक। रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के लिए है, जैसे कि पहले ही डिस्कस हो चुका है। तो ये कोई भी डॉक्टर हो वो किसी भी चीज के लिए इसको करे, या कोई भी रिसर्चर हो वो किसी भी हेल्थ इशू के लिए, किसी भी चीज के लिए, किसी भी फील्ड के लिए करें, तो सारी उसमें ये इसका बेनिफिट है। देन ये इसमें बहुत सारी चीजें का रेपिटेशन है, सो आई एम नॉट रिपीटिंग। इसके बारे में भी बात हो चुकी है, हिस्ट्री क्या, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ और कहाँ से फिर ये आया, हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बात हो चुकी है, मैं बहुत डिटेल में इसमें नहीं जाऊंगी। इनके बारे में जरूर थोड़ा सा जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको डेवलप किया उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि मारिया सी हैरो जो हैं वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, और शी वॉज द वन जिनका ये बेसिक रिसर्च था। उसके बाद जो मिस्टर शेखर सक्सेना जो हैं ये इंडियन हैं, और इन्होंने स्पेशली मतलब चूंकि ये इंडिया से ही ये स्टार्ट हुआ, तो डॉक्टर शेखर सक्सेना का बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल था इसमें, बहुत ज्यादा उनकी अहमियत है, और धीरे धीरे करके उन्होंने ओवर द इयर्स इसको डेवलप किया है। बाकी सारे डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर मार्क पावर हैं, और भी हैं कई सारे। सो अब इसकी क्या क्या यूजेस हैं, इसकी क्या क्या, जस्ट अ मिनट, इसमें क्या क्या फायदे हैं। सो रिलायबिलिटी, आपने WHO QOL को यूज करते हुए अगर लखनऊ में बैठ करके कोई पेपर वो किया है तो उसकी रिलायबिलिटी वर्ल्ड ओवर होगी। इसको यूज करते हुए अगर आपने कोई स्टडी बनाई है तो वो हर जगह मान्य होगा। देन वैलिडिटी,
मतलब ये इसका ये है कि ये सब जगह वैलिड होगा, और कंटेंट है, क्राइटेरिया है, कंस्ट्रक्शन जो है, कन्वर्जेंट एंड डिस्क्रिमिनेंट जो वैलिडिटी है, कंकरेंट एंड प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, बहुत सारे डिटेल्स में है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि ये हर तरह से इसका जो डेटा है वो वैलिड होगा। देन सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा सोच समझ करके, मैंने बताया कि पहले बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे, 100 क्वेश्चंस होते थे, अभी कम हैं, बट ये बहुत ही सोच समझ करके रखे गए हैं और बहुत ही स्पेसिफिक रखे गए हैं जिस पर्पस के लिए रखे गए हैं। तो इसमें आपने सही, अगर किसी ने उसको सही तरह से भरा है तो कोई भी इधर उधर नहीं होगा। देन फैक्टर स्ट्रक्चर ऑफ द टूल थ्रू टेक्निक्स, जो फैक्टर एनालिसिस वगैरह है, इंटरनल कंसिस्टेंसी जो होती है उस सब के लिए है। रिस्पॉन्सिवनेस, क्योंकि इस टूल की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है तो इसलिए इसके जो पैरामीटर्स से जो असेसमेंट होते हैं वो सारा बहुत ही रिस्पॉन्सिव होता है। देन कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक वैलिडिटी, ये अभी बात हो चुकी है इस बारे में कि ये किसी भी कंट्री में हो, किसी भी रीजन में हो, किसी भी स्टेट में हो, गांव में हो, शहर में हो, कहीं पर भी हो, तो ये सब जगह इसका जो रिजल्ट होगा वो आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे कि इससे आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। सो ये असेसमेंट का स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट टूल है, वर्ल्ड ओवर इसको यूज करते हैं लोग। होम्योपैथी में अभी ये बहुत ज्यादा नहीं यूज हो रहा है, बट डेफिनेटली होम्योपैथिक डॉक्टर्स को यूज करना चाहिए है। एंड इसके लिए टाइम टू टाइम वर्कशॉप्स वगैरह भी होती हैं जिनमें कि मतलब आप इसको सीधे क्वेश्चनर को डाउनलोड करके भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपको सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए है तो उसके लिए इसमें वर्कशॉप्स होती हैं जिसमें कि आप उसको पूरा अटेंड करके और सर्टिफिकेट वगैरह और पूरा डिटेल उसमें मिलता है। सो ये कैसे करना है ये उसके बारे में है, मुझे लग नहीं रहा है कि आज इसको ये पूरा कर पाएंगे। सो मे बी इसके बारे में बात हो जाएगी और क्वेश्चनर नेक्स्ट टाइम डिस्कस हो जाएगा। और क्वेश्चनर में ये चाहूंगी कि जितने भी लोग आज देख रहे हैं इसको, वो उस क्वेश्चनर को डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे और नेक्स्ट टाइम के लिए एक दो पेशेंट से चाहे उसको फिल करवा लेंगे तो फिर डिस्कस करने में ज्यादा आसानी होगी। सो इलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स आप सबको नहीं दे सकते, जैसे अभी हमने बात करी थी कि रोटी कपड़ा और मकान के बारे में जो सोच रहा है वो उसी के बारे में फोकस्ड रहेगा, जो स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है वो उसके बारे में सोचता रहेगा या फोकस करेगा। तो आपका जो पार्टिसिपेंट्स का इलेक्शन होगा उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि किसको टारगेट कर रहे हैं, उसके लिए एज है, ग्रुप है और पर्टिकुलर एक बीमारी है, उसके आपको फोकस करना पड़ेगा। आपको पहले अपना इलेक्शन जो क्राइटेरिया है, जो इंक्लूजन क्राइटेरिया होता है जैसे कि रिसर्च स्टडीज में, वो आपको निर्धारित करना होगा और उसको पहले से एक जगह पे लिखना होगा। सो ट्रेनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो भी इसके बारे में जो भी बात करेगा उसको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। प्रॉपर ट्रेनिंग का मतलब ये है कि उसको मालूम होना चाहिए कि किस क्वेश्चन का क्या मतलब है और उसको हम किस तरह से पेशेंट को एक्सप्लेन करें, क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चंस होते हैं, उसको आपको पेशेंट की लैंग्वेज में समझाना होगा। हो सकता है कि पेशेंट जो है वो इंग्लिश ना समझ पाए, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंग्लिश जो लोग जान रहे होते हैं वो भी अच्छे से नहीं समझ पाते हैं और उनको भी वो चीज क्लियर करनी पड़ती है। सो क्वेश्चनर डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चनर आपको पेशेंट को निकाल करके या तो देना होता है या फिर किसी को साथ में बैठ करके भरवाना होता है। देन इंस्ट्रक्शंस कि उसको कैसे भरना है, क्या करना है। देन सेल्फ कंप्लीशन और इंटरव्यू, पेशेंट से पूछना पड़ता है, इंटरव्यू करना पड़ेगा या सेल्फ कंप्लीशन अपने आप से करना पड़ेगा, वो चीज देखनी पड़ती है। देन स्कोरिंग एंड डेटा एनालिसिस, नाउ ये आपका काम यहाँ से स्टार्ट होता है, बिकॉज पूछने के बारे में तो कोई काउंसलर्स वगैरह भी पूछ सकते हैं, बट स्कोरिंग और डेटा एनालिसिस को ये बैठ करके खुद से करना होता है। एंड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग, वो एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद होता है ये, कि आप उसमें से डेटा निकाल करके उसको डेटा को प्रोसेस करके और तब आप उसको रिजल्ट के फॉर्म में बनाते हैं। ये एक सैंपल
है कंसेंट फॉर्म का। इसमें जो है पेशेंट से पहले कंसेंट ली जाती है किसी भी रिसर्च स्टडी को कंडक्ट करने के लिए, चाहे वो 100 केसेस की हो, चाहे वो 25 केसेस की हो। सैंपल जो है, ये कंसेंट फॉर्म जो है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें लिखा रहता है कि हम ये हैं और हम आपका डेटा जो है वो यूज कर रहे हैं, या हम आपको दवाई देंगे और इसके पहले का और बाद का हम जो डेटा होगा उसको यूज करते हुए इस तरह से रिसर्च पेपर में वो करेंगे। क्योंकि अगर आपने उससे कंसेंट नहीं ली है और वो कहीं से डेटा लीक हो जाता है, नहीं भी होता है, तो भी वो बहुत बड़ी एक लीगल प्रॉब्लम हो सकती है। सो कंसेंट फॉर्म किसी भी रिसर्च स्टडी से पहले इंपॉर्टेंट होता है। ये एंड है उसका। इसमें डेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट और पार्टिसिपेंट के सिग्नेचर। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स जो जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं वो केस कर देते हैं कि आपने हमारी रिपोर्ट कैसे यूज करी, किसी प्रेजेंटेशन में कैसे यूज करी, या किसी कहीं पर आपने उसको पब्लिश किया है तो आपने हमसे पूछे बिना कैसे कर दिया। तो आप मतलब अगर पेशेंट कह भी दे, हालांकि रिपोर्ट आप पेशेंट ने ही दी होगी, मगर उसके बावजूद भी आपको रिटन कंसेंट चाहिए होती है पेशेंट की। सो ये सारी चीजें हैं। इन्फॉर्म्ड कंसेंट पेशेंट की लेनी होती है। देन प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ये आपको पेशेंट को भी रियश्योर करना पड़ेगा कि आपका जो भी डेटा है वो सब प्राइवेट रहेगा, कॉन्फिडेंशियल रहेगा। और आपको सिर्फ कहना नहीं है, बल्कि पेशेंट को मतलब उसको यकीन दिलाना होगा आपको कि ये सारी चीजें आपने जो लिख करके उसको दिया है कंसेंट फॉर्म में, वो सब चीजें आप उसको फॉलो करेंगे। देन वॉलंटरी पार्टिसिपेशन। वॉलंटरी पार्टिसिपेशन का मतलब ये कि आप किसी को पैसे दे करके इसमें नहीं वो कर सकते हैं कि हम किसी को पैसे दे दें और वो हमारे लिए ये कर दे, नहीं। आपको जो भी स्टडी आपने ली है उसके लिए जिसको भी वो ज्वाइन करना है या जिसको भी अपना डेटा देना है वो वॉलंटरली होना चाहिए है। देन कल्चरल सेंसिटिविटी एंड डाइवर्सिटी, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो अब किसी वेजिटेरियन से आप नॉन वेज फूड की बात करने लग जाएं या डिस्कस करने लग जाएं तो उसको जाहिर है कि वो चीज बुरी लगेगी। सो डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट चीजें होती हैं, उनका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देन इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड अप्रूवल, ये तो रिसर्च से रिलेटेड है और ये आगे जाकर के इसका काम होता है। देन ट्रांसपेरेंसी एंड रिपोर्टिंग। ट्रांसपेरेंसी इस तरह की होनी चाहिए कि अगर कोई क्रॉस उसको चेक करे कभी तो उसमें सारा जो आपने रिपोर्ट किया है उसमें बिल्कुल वो वैसे ही हूबहू होना चाहिए है। ये नहीं कि आपने कुछ रिपोर्ट कर दिया और आपका जो क्वेश्चनएयर है उसमें कुछ और आ रहा है। And I will leave that slide. Domains of WHO QOL, ये already discuss हो चुका है that this questionnaire focuses on physical health, psychological well-being, social relationships and environment। क्योंकि ये जो WHO की हेल्थ की डेफिनेशन है वो यही है कि it is not mere absence of signs and symptoms but complete state of psychological, emotional and social well-being apart from physical. So this is subjective nature of assessment, then cultural, ये सब काफी डिटेल में, I don't think it is needed here. WHO QL का इसमें अब यूज जो है वो काउंसलिंग में है, बहुत ज्यादा यूज है कि अब पेशेंट को हमें काउंसिल करना है तो पहले उसने क्या बताया था, अब उसको जब हम दोबारा काउंसलिंग करेंगे या 3 महीने के बाद जब काउंसलिंग करेंगे तो अब उसकी स्टेट में कितना फर्क है, तो इसका यूज काउंसलिंग में भी बहुत ज्यादा होता है। देन ये सारी चीजें इसमें हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो ये सारी जो रिसर्च स्टडीज हैं उन ये सारा क्वालिटी ऑफ लाइफ इन कॉलेज स्टूडेंट्स, अगर इसमें कुछ रिसर्च स्टडी होना है तो उसके लिए यूजफुल है। देन क्वालिटी ऑफ लाइफ इन यूथ विद क्रॉनिक इलनेसेस, क्वालिटी ऑफ लाइफ इन यंग एडल्ट कैंसर सर्वाइवर्स,
क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सारे जो सब ग्रुप्स हैं उसमें असेस किया जा सकता है। ट्रांजिशन टू अडल्टहुड ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फेज होता है, क्योंकि यहाँ पे बचपन से टीन्स में और टीन्स से एडल्ट्स में जब ट्रांजिशन हो रहा होता है बच्चों का, तो वो बहुत सारे मेंटल, इमोशनल और फिजिकल चेंजेस से गुजर रहे होते हैं। तो वो आप अगर आपके पास आए हैं, पेरेंट्स आए हैं कि उनको हेल्प चाहिए है, तो उसमें आप मतलब पेशेंट को भी ये दिखाने के लिए, मतलब माँ बाप को भी दिखाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए ये क्वेश्चनेयर में इन्होंने यहाँ पे 10 पॉइंट्स 10 नंबर्स दिए थे और अभी ये घट करके 8 हो गया है या 6 हो गया है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इन ट्रांजिशन टू एडल्टहुड ये भी इम्पोर्टेंट है। देन क्वालिटी ऑफ लाइफ अमंग लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स, ये लोग भी बहुत ज्यादा मेंटल ट्रॉमा और स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं, तो इनके लिए भी ये क्वेश्चनेयर बहुत हेल्प करता है जब इनकी काउंसलिंग वगैरह हो रही होती है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सेक्सुअल माइनॉरिटी स्ट्रेस, कि कहीं पर अगर 2 फीमेल्स ही काम कर रही हैं और बाकी 100 मेल्स हैं, तो वो उस स्ट्रेस में रहने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसमें कैसे मतलब असेसमेंट होता है। देन क्वालिटी ऑफ लाइफ इन जेंडर माइनॉरिटी पॉपुलेशंस। So WHO QOL instruments have been used in research studies to assess the quality of life of individuals who have experienced trauma. ये अगेन ये एक जो क्वेश्चनेयर है ये बहुत उसमें हेल्प करता है। हम होम्योपैथी में तो बहुत ज्यादा इसको नहीं यूज करते हैं, बट देन ये जो सर्वाइवर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट जिन्होंने वायलेंस फेस किया हुआ होता है, सेक्सुअल असॉल्ट हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ट्रॉमा एक्सपोज्ड पॉपुलेशंस, अगर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसने कि ट्रॉमा फेस किया है, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो थी, तो उसमें पूरे के पूरे शहर को अफेक्ट हुआ था। अब उनका अगर हमें देखना है कि उनमें जो मेंटल जो ट्रॉमा था, जो ग्रीफ था, वो 10 साल पहले, 20 साल पहले कितना था और अभी कितना है। सो ये क्वेश्चनेयर उसके लिए भी यूजफुल होता है। देन क्वालिटी ऑफ लाइफ इन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। कभी कभी क्या होगा कि आपको भी नहीं पता होगा कि पेशेंट वाकई इंप्रूव कर रहा है कि नहीं, क्योंकि कई बार पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि सेम क्वेश्चंस का सेम आंसर देते हैं कि हाँ ठीक है। हम ये इस तरह से पूछ सकते हैं कि किस तरह से 4 आना ठीक है या 8 आने ठीक है, वो क्लियर आंसर्स नहीं देते हैं। बट ये जो एक क्वेश्चनेयर है ये बिल्कुल श्योर शॉट होता है कि इसमें जितना भी आंसर्स होते हैं वो बिल्कुल श्योर शॉट होते हैं। सो ये सारी चीजें हैं जिसमें कि इसको यूज किया गया, असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ, देन एक्सप्लोरिंग मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ड्यूरिंग द पैंडेमिक। मैं स्लाइड को छोड़ रही हूँ, आगे बढ़ते हैं। अब ये किस किस चीज में यूज होता है। हेल्थ रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल प्रैक्टिस अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि होम्योपैथी में उतना ज्यादा रिसर्च नहीं होता, इसलिए हम लोगों को इसकी वैल्यू भी नहीं पता है कि ये कितना सिंपल टूल है और इससे हम कितनी आसानी से किसी बीमारी में जो भी मेंशन किया है हमने उस फील्ड में हम कितनी आसानी से एक रिसर्च पेपर को लिख सकते हैं और उसमें कितने अच्छे तरह से हम रिजल्ट्स वो कर सकते हैं, और वो ऐसा रिसर्च पेपर होगा जिसको कि हम वर्ल्ड में कहीं पर भी मतलब प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हेल्थ रिसर्च जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी मतलब आप पेशेंट को अगर ये कहते हैं कि हाँ हम आपका देखिए ये हमने इससे असेसमेंट किया है, 2 महीना पहले ऐसे था, 3 महीना पहले 3 महीने के बाद ऐसे हो गया है, तो पेशेंट भी जाकर के उसको ढूंढेगा नेट पर, तो उसको भी देखेगा वो कि हाँ पहले हमारे स्कोर्स ऐसे थे, अभी स्कोर्स में इंप्रूवमेंट आ गया है, तो डेफिनेटली मैं बेटर हूँ। देन प्रोग्राम इवैल्यूएशन, बहुत सारे जो प्रोग्राम्स होते रहते हैं उनमें इसका यूज होता है। पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस, क्रॉस कल्चरल रिसर्च। आई थिंक वी शुड स्टॉप फॉर नाउ। अभी बहुत कुछ बचा हुआ है एक्चुअली, काफी कुछ है। रुबना जी, जी सर। हमको लगता है कि ये पूरा जो आप बोल रही हैं ये टॉपिक जो है सो जो आपका जो
क्वालिटी ऑफ लाइफ WHO का है, करीब 106 पेज का है। मैं उसको देखा हूँ, तो थोड़ा सा इसमें हमको लगता है इसमें एक पार्ट में नहीं होगा, थोड़ा सा आप सेकेंड पार्ट भी डालिए, है ना। तो इसका अभी आज का इतना रखते, क्योंकि हम लोग का समय भी अब पूरा हो गया है। जी 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 सर। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपसे डेट पूछ लूंगा, तो आप हिंदी सेशन और इंग्लिश सेशन में भी, इंग्लिश सेशन के लिए तो शायद आपने कोई डेट दे दिया है ना। तो हिंदी इंग्लिश सेशन के सेशन का है लिए अप्रैल में। आइए, जो आपने बहुत अच्छा सबको सजेस्ट किया है, आप लोग WHO के वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर WHO का क्वालिटी ऑफ लाइफ करके एक PDF फॉर्मेट में 106 पेज का है, वो मैनुअल को थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो बहुत ही आप लोग को इसके विषय में और डिटेल्स, क्योंकि हम लोग जब होम्योपैथी से प्रैक्टिस करते हैं तो होम्योपैथी के साथ में लाइफ क्वालिटी और ये सारी चीज का लगाव बहुत रेलिवेंट हो जाता है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए तो और लोगों से भी ज्यादा हमारे लिए जरूरत है, क्योंकि हम लोग पूरे लाइफ सिचुएशंस का स्टडी करते हैं। हम केवल फिजिकल जो प्रॉब्लम है वहीं पर नहीं देखते हैं, हम लोग पूरे शरीर को देखते हैं, इसलिए हम लोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि ये जो असेसमेंट की बात करी आपने, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और सभी को आप और एक मेजर मैंने एक नपा तुला जो आपका प्रोग्रेस हो रहा है, आप रोगी को कैसे बताएंगे कि आपको लाभ हो रहा है ना, आप में परिवर्तन क्या हो रहा है। तो जब तक आप असेसमेंट सिस्टम नहीं रखते, तो इतना ही बोलता है पेशेंट, पहले आके कहेगा पहले से बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, वैसे ही है, यही तो सीधा साधा जवाब। लेकिन ये मेजरमेंट का पॉइंट नहीं होता है। जब हमारे पास में पेशेंट आते हैं तो उसके लिए हम लोगों को एक मेजरमेंट का पॉइंट बनाना पड़ेगा, और इसके लिए जब आपके पास में स्केल रहेगा तो आप उसको पेशेंट को, और ये और शायद आप सभी लोगों को पता होगा कि हर एक डिजीज के लिए एक असेसमेंट स्केल बना हुआ है ना, सभी डिजीज के लिए असेसमेंट स्केल बना हुआ है। तो इस असेसमेंट स्केल का इस्तेमाल करना अपने टेक्नोलॉजिकली थोड़ा सा अपडेट होने से आपके प्रैक्टिस में भी निखार आएगा, आपको भी कॉन्फिडेंस होगा, और हम लोग सभी को इसमें अच्छा महसूस करेंगे। और इसके साथ में रोगी के साथ में भी आपका रिलेशनशिप जो है सो अच्छा बनेगा। रोगी सभी रोगी ठीक नहीं होते हैं, ये मैं मानता हूँ, है ना, लेकिन रोगी ठीक नहीं हो लेकिन आपसे डिससेटिस्फाइड हो, यह नहीं हो सकता है अगर आप इस तरह से करेंगे। क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं अपने पेशेंट के साथ में देखता हूँ, पेशेंट चला गया, ठीक नहीं हुआ कि नहीं हुआ आपको पता नहीं चला, तो बाद में उससे कोई किसी ने आया तो उसने बताया कि डॉक्टर साहब मुझे किसी एक आपके यहाँ इलाज करा चुका है, वो आदमी ने मुझे भेजा है। मैं बोला कि उसका कैसा है, वैसे वो तो मर गया, उसका तो डेथ हो चुका। क्यों? क्योंकि वो नहीं था। तो मैं बोला कि वो डेथ होने के बाद में आपको मेरे पास में फिर, लेकिन बोला कि आपको मरना जीना तो मेरे हाथ में नहीं, आपके हाथ में नहीं है, डॉक्टर के हाथ में नहीं, लेकिन वहाँ जो ट्रीटमेंट मिलेगा, काउंसलिंग मिलेगा, आपको संतोष मिलेगा। तो ये क्यों हुआ? इसलिए कि लोग जो है सेटिस्फैक्शन, पेशेंट को अगर आप अच्छा से क्वालिटी असेसमेंट नहीं करेंगे उसके लाइफ का, तब तक इस बात को समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम लोग को ये WHO का सिस्टम तो अभी बाद में बना है, लेकिन हमारे होम्योपैथी के काउंसलिंग सिस्टम में डॉक्टर हनीमैन ने कहा कि मेडिसिन जो है तो अकेले काम नहीं करता है, मेडिसिन को काम करने के लिए उसके साथ में आपका ये भी होना चाहिए। तो मनोज जी मुझे देख रहे हैं, हम लोग का समय पूरा हो गया है, और शायद इशारा भी हो गया कि हम लोग को बंद करना चाहिए। तो दीपमाला जी, हम लोग इसको सेशन को क्लोज करके मनोज जी को हैंड ओवर करेंगे। Yes, yes. थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत ही आपने खूबसूरती से ये बताया, बिल्कुल सही बताया। लेकिन अब हमारा टाइम खत्म हो रहा है, आप इस सेशन को फिर से आप दूसरी बार भी इसको कंटिन्यू जरूर करें। सो थैंक यू वंस अगेन, और हैप्पी होली आप सबों को। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है, और इंग्लिश सेशन आपको ईद भी, आपका रोजा जो है उसके लिए भी हैप्पी। हाँ, हैप्पी रमजान, हैप्पी रमजान। हैप्पी रमजान, ओके। थैंक यू सो मच। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है, इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। अभी हमारे डॉक्टर मनोज